नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने मनोवृत्ति, एटीट्यूड से संबंधित बहुत सारी बातें सीखी थी, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभिक्षमता की ओर बढ़ते हैं, एप्टीट्यूड की ओर बढ़ते हैं। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हम अपने YouTube चैनल में कंप्लीट एथिक्स सीरीज आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं अभिक्षमता एप्टीट्यूड। अभिक्षमता एप्टीट्यूड को समझने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है, ये तीन शब्दों को समझना बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। पहला शब्द है एबिलिटी, योग्यता। दूसरा शब्द है कौशल, स्किल। और तीसरा शब्द है अचीवमेंट। ये कुछ लोग क्या होता है कि अभिक्षमता को इन तीनों के साथ जोड़ के देखते हैं। ये तीनों जुड़े हुए हैं, इसमें सच्चाई है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि ये चारों शब्द एक ही हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये दोनों शब्द अभिक्षमता से कैसे जुड़े हुए हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। योग्यता होती है वर्तमान स्थिति से संबंधित, क्या होती है? एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो आप सबसे बेस्ट अभी कर रहे हैं वो आपकी योग्यता है। जैसे आप दूसरों से ज्यादा तेज लिख रहे हैं, ये अभी योग्यता है, ये वर्तमान की योग्यता है। तो जो वर्तमान से संबंधित आपकी उपलब्धि होती है वर्तमान समय से, वो क्या कहलाती है? योग्यता कहलाती है। अभी आप केवल सुनते जाइए, अभी मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं, जो बची चीजें रहेंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब होता है योग्यता और अभ्यास, प्रैक्टिस। मतलब आप में योग्यता तो है, लेकिन वो कौशल तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि आप में लिखने की बहुत अच्छी योग्यता है, आप दूसरों से बहुत तेज लिखते हैं, ये आपकी योग्यता है, लेकिन जब तक उसकी लिखने की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये योग्यता खराब हो जाएगी और ये स्किल में नहीं बदल पाएगी। ठीक है, तो योग्यता समझ में आ गया, स्किल समझ में आ गया। और अचीवमेंट क्या होता है? भूतकाल की सफलता। भूतकाल में आपने 5th क्लास में टॉप किया, वो आपका अचीवमेंट है, आपकी उपलब्धता है। आपने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया, ये उपलब्धता है। मतलब जब ऐसे शब्द आ जाएं कि आपने ऐसा किया तो वो आपके उपलब्धता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो योग्यता हो गई, वर्तमान स्थिति से संबंधित हो गई। जो गुण आप में अभी है वो क्या कहलाता है? योग्यता। जब योग्यता को अभ्यास के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? आपकी स्किल। और उपलब्धि क्या होती है? जो पास्ट काल में आपने प्राप्त किया है वो क्या कहलाता है? अचीवमेंट कहलाता है। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा उदाहरण मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं। ये एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह है सचिन तेंदुलकर। ये जब बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, तो इन्हें नहीं पता था कि ये आगे चल के विश्व के क्रिकेट के भगवान कहलाएंगे। इन्हें नहीं पता था, वो केवल क्रिकेट खेलते थे। और जो क्रिकेट में शुरुआती दौर में इंटरेस्ट था, ठीक है, लोग देखते थे कि बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है, आपकी गलियों में भी कई बच्चे दिखते होंगे, तो वो जो दिखता है वो क्या है? योग्यता है, एबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद स्किल क्या होता है कि जब इन्होंने खूब प्रैक्टिस करी, खूब अभ्यास किया, तो क्रिकेट में तरह तरह के शॉट इन्होंने चलाना सीखा। दूसरों से अच्छा जो इनके पास योग्यता थी, जो दूसरों के कई लोगों के पास योग्यता थी, लेकिन वो योग्यता स्किल में इसलिए नहीं बदल पाई क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है ना, तो जब योग्यता और प्रैक्टिस साथ में बन जाती है तो स्किल। तो क्रिकेट की सबसे अच्छी स्किल किसके पास है? सचिन तेंदुलकर के पास है। ठीक है, और इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, सारी जानकारी आपको पता है और वो उनका अचीवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो योग्यता, कौशल और अचीवमेंट, ये तीनों चीजें आपने इस उदाहरण के माध्यम से समझे। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि अभिक्षमता क्या कहलाती है। एबिलिटी, योग्यता, स्किल्स प्लस स्किल्स जो फ्यूचर पोटेंशियल बन जाता है, ये अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है, आपके पास योग्यता है,
आप उससे योग्यता में खूब प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से फ्यूचर पोटेंशियल आपको मिलता है कि आप महान हस्ती उसके कारण बन जाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इसे याद करिए और समझ के रखिए। आगे और चीजें आपको समझाता हूं। ये कहलाता है एप्टीट्यूड। अब देखिए परिभाषा क्या बोलता है कि पर्याप्त प्रशिक्षण मिलने पर किसी विशिष्ट क्षेत्र, क्रिकेट मैंने जो उदाहरण बताया, किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्रिया में भारी सफलता का संकेत ही, भारी सफलता का, जितनी एबिलिटी होगी, जितना स्किल होगा, फ्यूचर पोटेंशियल, भविष्य में उनके सफल होने की संभावना उतनी ही होगी। सचिन तेंदुलकर के इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर में एबिलिटी थी, योग्यता थी, उन्होंने उसकी स्किल डेवलप करी और फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर में जाके वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। ठीक है, एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी हो गई, स्किल हो गई, स्किल में क्या क्या होता है, एबिलिटी और प्रैक्टिस होता है, और इसके बाद अंतिम में आता है फ्यूचर पोटेंशियल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बताया है कि हम एक ही एग्जाम्पल लेकर कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं ताकि उस एग्जाम्पल से आप रिलेट करके उन चीजों को समझ सकें। तो मैंने सचिन तेंदुलकर को इस अभिक्षमता के लिए उठाया है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई साहब हैं और सचिन तेंदुलकर ने कई बार बोला है कि मैं क्रिकेट में इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा व्यक्तित्व बना हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरे बड़े भाई साहब का है। ठीक है ना, जब इन्होंने ये चीज बोली है तो उसी को हम समझते हैं कि वो अभिक्षमता है कैसे। देखिए एबिलिटी कैसे थी, सचिन के बड़े भाई ने सचिन तेंदुलकर को बचपन में देखा कि ये क्रिकेट में बहुत अच्छे शॉट लगा रहा है, इसमें क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, योग्यता है। ठीक है ना, तो सचिन के बड़े भाई साहब ने ये देखा, उसके बाद इन्होंने क्रिकेट कोचिंग में सचिन तेंदुलकर को भेज दिया प्रैक्टिस करने के लिए। जब इस योग्यता के साथ प्रैक्टिस मिल गई तो सचिन तेंदुलकर में क्रिकेट में बहुत अच्छी क्या आ गई, स्किल आ गई। ठीक है, जब स्किल आ गई तो उसके बाद जो फ्यूचर पोटेंशियल था, तो ये फ्यूचर में जाकर क्या कहलाए, क्रिकेट के भगवान कहलाए। तो सचिन तेंदुलकर की अभिक्षमता क्या कहला गई, क्रिकेट के माध्यम से आप उनकी अभिक्षमता को समझ सकते हैं। इसी तरह हर व्यक्तित्व में, हर पर्सनालिटी में अभिक्षमता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्षमता समझ में आ गई होगी, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। बिंघम साहब हैं एक, वो कहते हैं अभिक्षमता व्यक्ति के व्यवहार के उन विशिष्ट गुणों को की ओर संकेत करते हैं जो यह बताते हैं कि वह व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का किस प्रकार से सामना करेगा और उन्हें कैसे हल करेगा। जब सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट खेलने की एबिलिटी थी तो उन्होंने उसको प्रैक्टिस में बदला, कड़ी से कड़ी प्रैक्टिस करी, दूसरों से अधिक प्रैक्टिस करी, जो भी समस्या आई उसका समाधान निकाला। वो यदि सही नहीं खेल पा रहे थे शॉट, सिक्स मारने वाले, तो उन्होंने समझा उस चीज को कि किस हिसाब से खड़े होकर सिक्स मारा जा सकता है। ठीक है, तो उस तरह की सारी समस्याओं का उन्होंने हल निकाला और अपनों को अभिक्षमता के रूप में उसे विकसित किया। यह होती है अभिक्षमता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और आता है अभिक्षमता और अभिरुचि। अभिरुचि को इंटरेस्ट बोलते हैं और अभिक्षमता को एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों कौन सी चीजें हैं एक बार समझ लेते हैं। अभिरुचि को समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति का दिए गए विकल्पों की उपस्थिति में किसी कार्य, वस्तु या क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव या पसंद को जो दर्शाया जाता है वो अभिरुचि कहलाता है। ठीक है, एक साधारण भाषा में आप अभिरुचि को समझ लीजिए। अभिक्षमता क्या होती है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की या अर्जित जो जन्मजात क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। अब अभिरुचि और अभिक्षमता को फिर से एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने दुनिया की बहुत बड़ी दो पर्सनालिटी हैं, एक लता मंगेशकर जी हैं और दूसरी अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को आप बागवान जैसे मूवियों में गाने गाते हुए देखा होगा, तो ये उनकी क्या है, इंटरेस्ट है, वो उनका अभिरुचि है कि चलते फिरते वो ऐसे ही गाना गा देते हैं। उनकी अभिक्षमता नहीं है अमिताभ बच्चन जी की। अभिक्षमता क्या है, एक्टिंग। ठीक है, एक्टिंग अमिताभ बच्चन जी की अभिक्षमता कहलाती है। क्यों? क्योंकि उनका विशिष्ट क्षेत्र है, जबकि गाना उनका विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। यहीं पर जब आप लता जी को देखेंगे तो गाना उनकी अभिरुचि कहलाती है, उनका अभिरुचि नहीं, अभिक्षमता कहलाएगी।
ठीक है। और लता जी से यदि एक्टिंग कराई जाएगी तो एक्टिंग तो कर देंगी, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग ना तो लता जी कर सकती, ठीक है, और लता जी जैसा गाना अमिताभ बच्चन भी नहीं गा सकते, ठीक है। तो अभिरुचि और अभिक्षमता, यही जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको वही है कि लता जी ना तो अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं और अमिताभ बच्चन ना ही अच्छा गाना गा सकते हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि लता जी को हो सकता है कि रुचि हो एक्टिंग करने की, जैसे अमिताभ बच्चन जी को रुचि है गाना गाने की, वो गायक नहीं बने हैं, ठीक है, वो गायक नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? अभिरुचि है, बस ऐसे चलते फिरते वो गाना गा दिए, इंटरेस्ट है गाना गाने का, गुनगुनाने का, तो बागवान में भी उन्होंने गुनगुना दिया, ठीक है। लेकिन अभिक्षमता एक्टिंग की है, इसीलिए वो बॉलीवुड के महानायक कहलाते हैं, तो वो उनकी अभिक्षमता कहला गई। तो यहां अभिरुचि और अभिक्षमता में अंतर आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अभिक्षमता की कुछ विशेषताएं हैं। अब जो विशेषताएं हम समझेंगे, वो जो हम एग्जाम्पल लिए हैं सचिन तेंदुलकर का अभिक्षमता वाला, उसी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, एक एक बिंदु में वही एग्जाम्पल हम बिठाते चलेंगे। अभिक्षमता किसी व्यक्ति के विशेष कार्य करने की विशेष क्षमता। क्रिकेट खेलने की क्षमता सचिन तेंदुलकर में है, तो ये इसकी विशेषता, मतलब विशेष कार्य होना चाहिए और विशेष क्षमता, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। पहली विशेषता ये हो गई, सचिन तेंदुलकर में ये है। वर्तमान अभिक्षमता उचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके भविष्य में किसी योग्यता का कौशल में परिवर्तित, मतलब स्किल डेवलप हो जाती है। मैंने क्या बोला कि जब योग्यता सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई ने देखा तो उन्होंने क्रिकेट सेंटर में भेज दिया, क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरी विशेषता कहला गई। जब हम तीसरी विशेषता की बात करेंगे, यह अमूर्त होती है किंतु व्यक्ति की विशेषता या गुण को दर्शाती है। आप देख नहीं सकते हैं कि क्रिकेट कैसे नाप सकते हैं कि ये क्रिकेट में योग्यता है या कुछ भी है, तो ये एक अमूर्त विषय होता है, ठीक है। इसकी विशेषता, यह जन्मजात और अर्जित हो सकती है, मतलब ये जन्म से भी ये योग्यता हो सकती है और अर्जित भी की जा सकती है। सचिन तेंदुलकर में देखा गया कि 4 साल का बच्चा इतना अच्छा क्रिकेट का शॉट लगा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो योग्यता सचिन तेंदुलकर में थी और उसी योग्यता को प्रैक्टिस में बदल दिया गया, और जब प्रैक्टिस में बदल दिया गया तो वो फ्यूचर पोटेंशियल में बदल गया और वो क्रिकेट के भगवान कहलाए, ठीक है। अब करते हैं इसका बुद्धि, रुचि, योग्यता, कौशल को विशेष संबंध। विशेष संबंध मैंने आपको बता दिए, जो 3 शब्द शुरू में बताए थे। तो इस प्रकार अभिक्षमता की विशेषता यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं ये समझ पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभिक्षमता का परीक्षण कैसे किया जाए, एक चीज ये हो जाती है। तो 3 तरीके होते हैं अभिक्षमता के परीक्षण करने में, कि कौन सी अभिक्षमता, कैसी अभिक्षमता, क्यों है ये अभिक्षमता। जब इस तरह का परीक्षण करना हो तो 3 तरीके आते हैं। एक सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। भेदक अभिक्षमता, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और तीसरा विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, स्पेसिफिक एटीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड यहां पे गलती से एटीट्यूड लिख गया है, ये एप्टीट्यूड है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य योग्यता और उसकी अभिक्षमता का मापन, जो योग्यता का मापन किया जाता है कि हाँ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, ये उसकी योग्यता है, तो ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आएगा। भेदक अभिक्षमता परीक्षण, अनेक तुलनात्मक अभिक्षमताओं में से एक अभिक्षमता को चुनना। अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से फिर समझते हैं। क्या दूसरे वाले को भेदक अभिक्षमता परीक्षण क्या कहलाता है। ये MS धोनी साहब हैं और ये उनके कोच साहब हैं। आपने MS धोनी मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि ये जो कोच साहब होते हैं, ये MS धोनी को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं और गोलकीपर के रूप में MS धोनी गोल पकड़ते रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा विकेट कीपर बन सकता है, और अभी भी MS धोनी को नहीं पता कि ये क्या बनने जा रहे हैं, इनमें क्या योग्यता है। लेकिन उस योग्यता को किसने पहचाना, इनके सर ने पहचाना। और धोनी फुटबॉल भी अच्छा खेल रहे थे, क्रिकेट भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि इन दोनों में से क्या अच्छा खेल रहे हैं। तो इनके कोच साहब आ गए, तो इस तरह की, और फुटबॉल और क्रिकेट में से इन्होंने दिशा दिखाई MS धोनी को कि आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो। तो अनेक तुलनात्मक अभिक्षमताओं में फुटबॉल खेलने की अभिक्षमता भी और क्रिकेट खेलने की अभिक्षमता में से एक जो अभिक्षमता को चुनना होता है, वो क्या कहलाता है, भेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, ठीक है।
ये हो गया। अब हम समझते हैं विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, विशिष्ट क्षेत्र में के कौशल को जानने के लिए। ठीक है, अब योग्यता भी है, एबिलिटी भी है, और उन्होंने प्रैक्टिस करके अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली है। जब ऐसी पर्सनालिटी हो जाती है तो वो विशिष्ट अभिक्षमता कहलाती है, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि लोक सेवा में अभिक्षमता। ठीक है, लोक सेवा में अभिक्षमता कौन कौन सी होनी चाहिए? एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। अब हम एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी अभिक्षमता होना जरूरी है, और एक लोक सेवक में कौन कौन सी अभिक्षमता होगी, तभी वो एक अच्छा लोक सेवक बन पाएगा। इसीलिए तो आपको फोर्थ पेपर में ये पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना है कि उठाए कहीं से भी और डाल दिए कि लो साहब आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये लॉजिक है कि आपको बताया जाए कि लोक सेवक की पर्सनालिटी में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एटीट्यूड पढ़ाया, अब एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं। एटीट्यूड के बारे में बताया कि लोक सेवक के रूप में किस तरह से जरूरी होती हैं। अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड होना चाहिए एक लोक सेवक में। उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिए और भाषा की समझ होनी चाहिए, ताकि ये परिस्थितियों को समझ सके, तथ्यों को तुलना कर सके और विश्लेषण कर सके। जब ये तीनों चीजें होंगी तो उच्च तार्किक क्षमता लोक सेवक पे होगी। भाषा की समझ होगी, संवैधानिक उपबंधों को समझने के लिए कानूनों, आदेशों, निर्देशों को अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए बौद्धिक अभिक्षमता जो है वो लोक सेवक में होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये अभिक्षमता क्या है? ये जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जा सकती है। ठीक है, अभी मैंने आपको विशेषताओं में बताया। तो कुछ योग्यता होती है, ऐसा बोला जाता है कि ठीक है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, हो सकता है कि कुछ हो, आज तक कोई ऐसा पैमाना मिला नहीं है, लेकिन हाँ, अर्जित की जा सकती है। ये बिल्कुल परफेक्ट, लवासना में जाकर आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां ये सारी चीजें वो विकसित कर लेते हैं। उच्च तार्किक क्षमता और भाषा की समझ। ठीक है, उसके बाद जब सी की बात करते हैं, निर्णय क्षमता, ताकि वो समस्या का समाधान कर सके जल्दी से। संप्रेषण कौशल। अब संप्रेषण कौशल क्यों जरूरी हो जाता है एक लोक सेवक में? ताकि जनता के बीच में, सरकार के बीच में, पत्रकारों के बीच में जो चीजें चल रही हैं उनसे बात कर सके। एक लोक सेवक ऐसा माध्यम होता है जो जनता की बात सरकार को पहुंचाता है, सरकार की बात जनता को पहुंचाता है, पत्रकारों को सरकार के बारे में भी बताता है और जनता के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताता है। तो संप्रेषण कौशल होना भी एक बौद्धिक अभिक्षमता के अंतर्गत, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब तो भावात्मक अभिक्षमता भी होनी चाहिए लोक सेवकों में। इमोशनल एप्टीट्यूड, भावनाओं का विवेकपूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन। ऐसा नहीं है कि किसी नेता से वाद विवाद हो गया। कई बार अक्सर देखने को भी मिला है कि कई आईएएस के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना भावनात्मक होते हैं किसी को देख के या कुछ भी, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, भावनाओं का एक नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप कहीं भी रो दिए, कहीं भी हंस दिए, ठीक है ना, किसी से कुछ भी बोल दिए। तो बोलने से पहले भी कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, ये भी एक भावना से संबंधित बातें होती हैं, और ये भी एक एप्टीट्यूड होता है जो किसमें होनी चाहिए? लोक सेवक में होनी चाहिए। तकनीकी अभिक्षमता। आज के टाइम में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, डिजिटल इंडिया जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बढ़ती महत्ता को देखते हुए लोक सेवक में जो है टेक्निकल एप्टीट्यूड का होना भी जरूरी है। और आईएएस बनता है, जो आईपीएस बनता है, यदि वो उनके पास टेक्निकल एप्टीट्यूड नहीं भी होता है तो वो धीरे धीरे करके उन्हें सीख लेते हैं और वो अर्जित कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अभिक्षमता जन्मजात के साथ क्या होती है? अर्जित होती है। ठीक है, नैतिक अभिक्षमता, एथिकल एटीट्यूड भी होता है। इसमें क्या होता है? सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, करुणा आदि गुण जब होते हैं लोक सेवकों में तो उनकी पूरी पर्सनालिटी विकसित हो जाती है। ठीक है, इमोशनल एप्टीट्यूड हो गया, टेक्निकल एप्टीट्यूड हो गया, एथिकल एप्टीट्यूड हो गया। ये सारे एप्टीट्यूड जब एक साथ आ जाते हैं तो एक लोक सेवक की पर्सनालिटी विकसित हो जाती है। ठीक है, चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सिविल सर्वेंट अभिक्षमता चक्र मैंने बताया। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन यदि आप एग्जाम में इसको बनाएं, एक सर्कल बना ले और बौद्धिक अभिक्षमता, संवेदनात्मक अभिक्षमता और नैतिक अभिक्षमता, ये तीनों अभिक्षमता जब लोक सेवक में होती हैं तो वो लोक सेवक की परफेक्ट पर्सनालिटी निर्मित करती हैं। ठीक है ना, और एक ऐसा एप्टीट्यूड उनके अंतर्गत आता है जिससे वो जनता का
सरकार का, दोनों को एक दूसरे के मध्य अच्छा संपर्क बनाने में और दोनों का कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि लोक सेवा हेतु, ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। अभी क्षमता के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि जैसा सिलेबस में दिया हुआ है हम उसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्लासेस में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से चीजें हैं और कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में सारी चीजें हम आपको समझाते जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए हम अलग से चीजें आपको बताएंगे। तो लोक सेवा की अवधारणा, सबसे पहले तो लोक सेवा के बारे में हम समझ लेते हैं कि लोक सेवा क्या होती है। लोक कल्याणकारी नीति की अवधारणा, लोक का कल्याण करना और की जो नीति होती है, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, इसका जो काम होता है वो लोक सेवा का होता है। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर टेक्निकल भाषा में कि राज्यों की इच्छाओं और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का प्रमुख साधन, मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूट करना, सरकार क्या चाह रही है। तो जो लोक सेवक होता है सरकार के मन से ही, मतलब सरकार की इच्छा अनुसार उनके उद्देश्य के हिसाब से वो आगे बढ़ता है और चीजों को करता है। लोक सेवा का अर्थ क्या होता है, सरकारी सेवकों के संगठन से है जिन्हें सरकार अपने कार्यों के लिए नियुक्ति करती है। कोई भी सरकार होती है तो सरकार जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो काम लोक सेवक का होता है। लोक सेवा के अंतर्गत वो सारे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं या मूल्य की आवश्यकता क्यों है, आखिर क्यों जरूरी है। लोक सेवा में ये जो योग्यताएं हैं और जो कुछ मूल्य हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मुख्यतः दो कारण है प्रमुख रूप से। यह बुनियादी मूल्य क्षमताओं और योग्यताओं का मार्गदर्शन करता है, क्षमता भी बढ़ाता है और योग्यता भी विकसित करता है। जैसे बहुत सारी योग्यताओं की बात मैंने करी, ठीक है, कि किस हिसाब से तार्किक चीजें होनी चाहिए लोक सेवक में, और सारी चीजें अपने आसपास के वातावरण को समझने की एक शक्ति होनी चाहिए लोक सेवक में। तो क्षमताओं और योग्यताओं को मार्गदर्शन देता है, ठीक है, आधारभूत मूल्य की आवश्यकताएं। उसके बाद शासन और प्रशासन में नैतिकता की स्थापना होती है इसके द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि लोक सेवा में प्रमुख आधारभूत मूल्य कौन कौन से हैं, और मैंने उन्हीं मूल्य को सम्मिलित किया है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। जैसे सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, निष्पक्षता, असमर्थतावादी, ये सब सिलेबस में दिया हुआ है और इनके विषय के बारे में हम आपसे पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें। वस्तुनिष्ठता दिया हुआ है, लोक सेवा के प्रति समर्पण दिया हुआ है, सहानुभूत समानुभूत दिया हुआ है, सहिष्णुता दिया हुआ है, और अशक्त वर्ग के प्रति संवेदना, करुणा, ये चीज पूरे सिलेबस में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो उठा ये सारी चीजें, ये 8 चीजें तो हम आपको विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। तो उसी के साथ जो पहला शब्द है सत्यनिष्ठा, आज हम इंटीग्रिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं, सत्यनिष्ठा के बारे में कि क्या होता है। चलिए समझते हैं। अब सत्यनिष्ठा को समझने के लिए 2 शब्द जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कई लोगों को मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ईमानदारी और सच्चाई, ऑनेस्टी, ये एक ही शब्द होते हैं। तो मैं बता दूं ये एक शब्द नहीं होते हैं। ये हो सकता है कि एक दूसरे के आसपास हों लेकिन एक ही नहीं होते हैं, ठीक है। क्या अंतर होता है समझते हैं। ईमानदारी जो होती है ये अर्थ से संबंधित होती है, मतलब घूस लेना, घूस देना, इस तरह की जो चीजें आती हैं वो ईमानदारी से, अर्थ से संबंधित जो भ्रष्टाचार ना करना। यदि आप घूस नहीं लेते हैं और ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं तो ये जो चीज कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ईमानदारी कहलाएगी। आर्थिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, ईमानदारी को किया जाता है, ठीक है। वहीं पर जो सच्चाई होता है वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य का पालन का मतलब क्या है कि कोई भी योजना यदि सरकार बोल रही है कि गरीबों तक इतने टाइम पीरियड के अंदर आप पहुंचा दीजिए, तो इतनी मेहनत करेगा, रात दिन में एक कर देगा और उस योजना को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो ये उसका कर्तव्य है, ये उसका ड्यूटी है। तो इसकी जो पालन किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑनेस्टी, सच्चाई कहलाता है। व्यवहार, विचार और कार्रवाई के प्रति स्पष्ट रहना, जो आप कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा को समझने से पहले ईमानदारी और सच्चाई को समझ लेना जरूरी था, जो हमने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब सामान्य अर्थों में सत्यनिष्ठा क्या कहलाती है? तो कथनी और करनी में अंतर ना होना, जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वादा कुछ किया और काम कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपने जनता से प्रॉमिस किया है, आपने सरकार से प्रॉमिस किया है, यदि उसी हिसाब से आप अपने कर्तव्यों पर खड़े उतर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? सत्यनिष्ठा कहलाती है। सीधा सा मतलब है कि ईमानदारी और सच्चाई से जो एक ऊपर का रास्ता, ऊपर का पथ जो अपनाते हैं आप, वो क्या कहलाती है? इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा कहलाती है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, हर एग्जाम में आपको लिखना चाहिए, जब आप मेंस में लिखिए कि मदर ऑफ ऑल वैल्यूज जो होती है वो सत्यनिष्ठा कहलाती है। ये वर्ड जरूर आप यूज करिए सत्यनिष्ठा को लिखते समय। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि मदर ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोक सेवक के लिए क्या रहती है? तो वो सत्यनिष्ठा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सब हम। तो सत्यनिष्ठा में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिबद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है और ईमानदारी होती है। प्रतिबद्धता, किसी काम को लेकर आप प्रतिबद्ध हैं तो सत्यनिष्ठ हैं। यदि विश्वसनीयता है, आप जनता के बीच में विश्वास आप कैसे जमाएंगे? जब जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, तो ये विश्वसनीयता है। और यदि ईमानदारी है, इसको याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रख सकते हैं और वो शब्द है VIP। V से विश्वसनीयता, I से ईमानदारी और P से प्रतिबद्धता। ये जब VIP शब्द होता है तो वो सत्यनिष्ठा कहलाती है। यदि ये तीनों गुण लोक सेवक में हैं तो वो लोक सेवक सत्यनिष्ठ लोक सेवक कहलाएगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, जब आप एग्जाम में लिखिए तो इनका यूज कर सकते हैं आप चार्ट के रूप में। आप जैसा लिखें उस तरह से लिखें, लेकिन इन 3 शब्दों को जरूर लिखें सत्यनिष्ठा को समझाने के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक परिभाषा आती है जिसे हम समझ लेते हैं। और ये जो परिभाषा मैंने लिखी है, ये आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं और लोक सेवा में किस तरह की सत्यनिष्ठा की जरूरत है, उसी चीज को ध्यान में रखकर इस परिभाषा को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भय, दबाव, प्रलोभन, पूर्वाग्रह, पाखंड से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही क्या कहलाता है? सत्यनिष्ठा कहलाता है। मतलब सत्यनिष्ठ लोक सेवक वही कहलाएगा जो बिना भय के, बिना प्रलोभन के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना पाखंड के कोई काम करता है, सच्ची ईमानदारी के साथ काम करता है, तो वो सत्यनिष्ठ कहलाएगा। ठीक है, आप उदाहरण समझ लेते हैं। ये सेशन साहब हैं, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और आज तक के सबसे एक्टिव और सबसे ईमानदार और सबसे सत्यनिष्ठ पालन करने वाला ये पर्सनालिटी रहे हैं, ये व्यक्तित्व रहा है। इन्होंने कई डिसीजन ऐसे लिए हैं जिन्होंने भारत की चुनाव व्यवस्था को ही पूरी तरह से बदल दिया है। इनको इसीलिए सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जब बात होती है लोक सेवकों में तो इनका नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए मैंने इनका एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़ते हैं तो लोक सेवा में सत्यनिष्ठता की आवश्यकता क्यों होती है? आखिर क्यों होती है सत्यनिष्ठा? लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए? तो सुशासन की स्थापना करने के लिए यदि कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं सुशासन की स्थापना करने के लिए, शासन अच्छे तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि कम संसाधनों से अधिकतम लोगों का जो सुख प्रदान करने का प्रावधान होता है वो लोक सेवकों के हाथों में ही होता है। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है, तो और संसाधन कम है। तो सुशासन कब स्थापित होगा? जब लोक सेवक अच्छे होंगे, कम चीजों का अधिकतम लोगों के लिए कैसे प्रयोग किया जाए उसके बारे में जब सोचेंगे तो सुशासन, और ये कब होगा? जब वो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, वो ईमानदार होंगे, वो सत्यनिष्ठ होंगे। तो सुशासन की स्थापना करने के लिए, इसके बाद भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन की स्थापना करने के लिए सत्यनिष्ठ होना जरूरी है। उसके बाद संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति, फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSP हो गए, है ना, और मौलिक कर्तव्य से संबंधित बातें हो गई, इलेक्शन कमीशन से बातें संबंधित हो गई। तो ये कब लक्ष्य प्राप्ति होगी? जब संवैधानिक लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे। और ये कब होगा? जब लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा होगी, तभी इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आम जनता की प्रशासन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, यदि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी बड़ी सिटी में यदि वहां का लोक सेवक किसी भी पद में है, यदि ईमानदार है, तो आप कई बार वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में कि जब उनकी विदाई होती है तो सारी जनता रोती है,
उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में ऐसा संबंध बनाया है कि जनता को भी लगता है कि ऐसा आदमी कई वर्षों के बाद मिला था जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि सत्यनिष्ठा के प्रकार। सत्यनिष्ठा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती है, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा होती है और तीसरी होती है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। तो बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या होती है कि कथनी और करनी में फर्क ना हो, ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की सत्यनिष्ठा है तो वो कौन सी सत्यनिष्ठा कहलाएगी? बौद्धिक सत्यनिष्ठा। और यहां पर ये जो प्रकार हैं सत्यनिष्ठा के, ये केवल लोक सेवकों के लिए नहीं है। आप किसी ऑफिस के सीईओ हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहां भी ये सत्यनिष्ठा होगी। अब जैसे व्यवसायिक सत्यनिष्ठा की जब हम बात करते हैं तो व्यवसाय के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के और निर्देशों का पालन करते हैं आप। यदि आप किसी ऑफिस के सीईओ हैं तो वहां के निर्देशों को, वहां की जो गाइडलाइन है, यदि आप उसका पालन करते हैं सही तरीके से और उस ऑफिस के हित में अधिक से अधिक काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा कहलाती है और व्यवसायिक सत्यनिष्ठा कहलाती है। और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा क्या कहलाती है? जिसमें खुद में व्यक्ति द्वारा मान्यताओं को, आदर्श, जो मान्यताएं और जो आदर्श होती हैं, यदि उन्हें आप अपने व्यवहार में उतार लेते हैं और उस तरह से काम करने लगते हैं तो ये व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आता है। चलिए अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोक सेवा में सत्यनिष्ठा कैसे धारण किया जा सकता है। मतलब यदि कोई लोक सेवक बनता है तो उसके अंदर सत्यनिष्ठा का पालन करने का कौन सा तरीका हो सकता है, वो अपने अंदर किस तरह से सत्यनिष्ठा को विकसित कर सकता है। क्योंकि सत्यनिष्ठा अभिक्षमता के अंतर्गत आता है और अभिक्षमता जो है जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। तो सबसे पहले सेकेंड ARC में जो शासन में नैतिकता वाला पार्ट है उसको पढ़ के हम सत्यनिष्ठा में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से नियम होते हैं, क्या क्या होता है, हमें कैसे सत्यनिष्ठा को धारण करना चाहिए, तो सेकेंड ARC के माध्यम से हम अपने अंदर सत्यनिष्ठा कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का पालन करके एक लोक सेवक जो होता है वो सत्यनिष्ठ बन सकता है। उसके बाद रोल मॉडल के विचारों को अपनाकर, जैसे सेशन साहब का मैंने एग्जांपल बताया कि ये जब इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे तो इन्होंने बिना भय के, बिना डर के, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव के नियमों को बनाया। उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ ना तो उसके पक्ष में बात करी ना तो विपक्ष में बात करी। जो निर्णय लेना था, जैसे निर्णय लेना था, जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में उन्होंने निर्णय लिया। तो बहुत से लोक सेवक ऐसे महान हस्तियों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उसके बाद संस्थागत फ्रेमवर्क को अपनाकर, संस्थागत फ्रेमवर्क को कैसे, जैसे NCC हो गया तो उसका अनुशासन अपना कर कि किस तरह से अनुशासित रहकर विद्यार्थी कार्य करते हैं। तो मतलब कहीं किसी भी संस्था में जो अच्छी चीज दिखे वहां से यदि आप उन चीजों को कैच करके अपने अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं तो एक अच्छे सत्यनिष्ठ का, अच्छे व्यक्तित्व का आप निर्माण कर सकते हैं। पहली पोस्टिंग यदि ईमानदार सुपरवाइजर के अंतर्गत हो गई, आपको पहली पोस्टिंग जहां मिली है, जहां आपको ट्रेनिंग मिलती है, यदि आप किसी ऐसे ईमानदार अधिकारी के अंतर्गत आ गए तो उससे भी बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं और आपको पता चलता है कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, सत्यनिष्ठा का पालन कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली पोस्टिंग के अंतर्गत भी आप चीजों को सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्लास में हम निष्पक्षता, असमर्थतावादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूत, समानुभूत, सहिष्णुता और अशक्त वर्ग के प्रति संवेदना और करुणा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।